गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर का कोड बी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एयर। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट को वाटर और एयर में कैलकुलेट करना है या एक्सप्रेस करना है तो हमारे पास इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। देखिए हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, इस यूनिट से हम एक्सप्रेस करेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन है पॉल्यूटेंट की वाटर और एयर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड ह्यूमन ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका 0.9 मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास है आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन है इन ए गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड। अब देखिए गैल्वेनिक सेल में जो हाफ सेल है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की सिंपल यूनिट है हमारे पास मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है AU, सेकंड है AG, थर्ड है ZN, फोर्थ है CU। तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है उनकी कंडीशन क्या है, जिसमें D में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, मतलब वो फुलफिल हो। अगर D ऑर्बिटल फुलफिल है तो हमारे पास नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास है C, जिंक। जिंक है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट ओर से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, KMnO4। KMnO4 हमारे पास ऑब्टेन होता है पायरोलुसाइट ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ COCl3.4NH3 इफ इट्स 1 मोल रिएक्ट विद एक्सेस AgNO3 टू गिव 1 मोल ऑफ AgCl। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। देखिए CONH3 होल 4 Cl2 ब्रैकेट क्लोज NO3, क्योंकि यहाँ से AgCl फॉर्म हो रहा है। AgCl का मतलब एक क्लोरीन यहाँ से सिल्वर के पास चला गया है, जो NO3 है ये काउंटर आयन के तौर पे यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 बचे और यहाँ पर NH3 4 है। तो लिगेंड्स कितने हैं यहाँ पर 6, और लिगेंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। जो ट्यूमर की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, वो हमारे पास है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन है जो इफेक्टिव है किसमें, इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड्स की कंडीशन क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर हाइड्रोजन एटम अटैच हो। तो इनमें से हमारे पास है सी ऑप्शन 3 क्लोरोप्रोपीन। देखिए अगर हम इस कार्बन पर क्लोरीन एटम अटैच कर देते हैं तो ये हो गया थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पर क्लोरीन है और प्रोपीन मतलब 3 कार्बन है। तो देखिए ये जो हमारे पास है सेकंड कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन ही तो है जिस पर हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है एलाइलिक हैलाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बोलिक एसिड। इनमें से कार्बोलिक एसिड हमारे पास है फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। अब देखिए एनिसोल का फॉर्मूला हमारे पास है बेंजीन पर OCH3, ये एनिसोल है। ठीक है, अब ये एनिसोल किस तरह का कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारे पास है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये ऑर्थो कंपाउंड जनरेट करेगा और पैरा कंपाउंड जनरेट करेगा, लेकिन जो पैरा कंपाउंड रहेगा, पैरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो मेजर रहेगा। इसलिए हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट 4 नाइट्रो एनिसोल। मतलब फोर्थ कार्बन हमारे पास है 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन है पैरा। ठीक है, पैरा कार्बन है, पैरा कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा एनिसोल के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोनोमर ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का मोनोमर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है, ये हमें बताना है। तो हमारे पास है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज है मोनोमर ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन में कितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास है 51 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल। इन विटामिन में से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है, वो हमारे पास है विटामिन सी। विटामिन सी फैट सॉल्युबल नहीं होता है। 15 क्वेश्चन से एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट एसर्शन है हमारे पास मरकरी सेल इज ए प्राइमरी सेल। बिल्कुल ट्रू है, मरकरी सेल क्या है, प्राइमरी सेल है। रीजन है इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। अब देखिए रीजन को ध्यान से पढ़िए, जो प्राइमरी सेल्स हैं या बैटरीज हैं उनमें रिएक्शन होती है लेकिन एक ही बार होती है, ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, और उन्हें दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। अब देखिए क्योंकि प्राइमरी बैटरीज के अंदर रिएक्शन एक ही बार होती है और उन्हें दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए मरकरी सेल क्या है, प्राइमरी सेल। क्योंकि मरकरी सेल में भी एक ही बार रिएक्शन होती है और उसे दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। जो एसर्शन है और रीजन है दोनों ही ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, एसर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसर्शन है हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल। ये फॉल्स है, ये जो सेंटेंस है ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। रीजन क्या दे रखा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ट्रू है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। देखिए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एसर्शन है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बिल्कुल करेक्ट है, जो एल्डिहाइड्स हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये बिल्कुल ट्रू है, जो एसर्शन है ये ट्रू है। रीजन चेक करते हैं, एल्डिहाइड्स गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अब देखिए ये भी ट्रू है, जो रीजन है वो भी ट्रू है, लेकिन ये जो रीजन है ये एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसर्शन है कार्बाइलामीन रिएक्शन इज शोन बाय सेकेंडरी अमाइंस। ये बिल्कुल फॉल्स है।
जो कार्बाइलामीन रिएक्शन है वो केवल प्राइमरी अमाइंस के थ्रू ही की जाती है, सेकेंडरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ये रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, रीजन चेक कीजिए, कार्बाइलामीन्स आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा 4। यहाँ पर चेक कीजिए, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, गिव 2 एग्जांपल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो प्रॉपर्टीज केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनको हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके लिए एग्जांपल हमारे पास है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्योंकि हमसे कोई 2 पूछी गई है, ठीक है, तो इनमें से हम कोई भी 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है इस न्यूमेरिकल में। और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो गिवन है वो हमारे पास है मोलरिटी, C इज इक्वल टू 0.20 मोलर। ठीक है, कंडक्टिविटी है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू है 0.0248 मल्टीप्लाई 1000 फॉर्मूले की तरफ से है, डिवाइडेड बाई मोलरिटी 0.20। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करके आंसर आता है हमारे पास 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड। हमें कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायर्ड है फेराडे की टर्म में, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना है फ्रॉम मोल्टन Al2O3। जो मोल्टन Al2O3 है उससे हमें 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना है। इस क्वेश्चन में गिवन डेटा है, प्रोडक्शन ऑफ Al फ्रॉम Al2O3 हैज ए रिएक्शन एज फॉलोइंग। और इसमें रिएक्शन किस तरह से होगी? एल्यूमिनियम का हम रिडक्शन चेक करेंगे। एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर 3 पॉजिटिव आयन है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, रिडक्शन होगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखिए 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन हुआ है और 1 मोल का वेट कितना है? 27 ग्राम फ्रॉम Al2O3। Al2O3 हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको आप समझिए, Al2O3 यही है, आयनिक फॉर्म में है, तो यहाँ से अगर आप ऑक्सीडेशन चेक करेंगे एल्यूमिनियम की तो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, इसलिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की फॉर्म में रखा गया है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो आप चेक कीजिए 1 मोल 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हुआ है, तो उसे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए रिड्यूस करने के लिए? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3F। जो फेराडे की टर्म में इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 3F। F की वैल्यू 96500 होती है, 96500 होती है। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 रिक्वायर्स 3/27 फेराडे। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी 40/9। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/27, तो 3 9 27, 3 9 27, तो 9 वैल्यू यहाँ से आई हमारे पास, 3/27 इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? 40/9, 40/9 हो जाएगा, आंसर आएगा 4.44 फेराडे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए हमें कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो हमारे पास है 4.44 फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें उन फैक्टर्स को बताना है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसका आंसर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। सबसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर गैसेस के केस में बात की जाए तो वहाँ पर प्रेशर आप यूज़ करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन तो लिक्विड में यूज़ किया जाएगा, लेकिन गैसेस के केस में प्रेशर यूज़ करेंगे। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर और थर्ड है कैटलिस्ट। ये रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड वाई। यहाँ पर पूछा गया है जो ट्रांजिशन मेटल है हमारे पास उसकी जो फर्स्ट सीरीज है, ठीक है, उनमें से कौन सा मेटल है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली शो कर देता है। इसका आंसर है, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज Cu कॉपर एग्जिबिट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी फ्रीक्वेंटली। जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही जल्दी से शो करता है। अब उसका रीजन क्या दिया हुआ है? इट इज बिकॉज कॉपर 1 पॉजिटिव हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Ar3d10। अब यहाँ पर देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कंप्लीटली फिल है, और कंप्लीटली फिल का मतलब क्या है? स्टेबल है। द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल मेक्स इट्स हाईली स्टेबल। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ही कॉपर में S में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, और उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा 3d10 जो कि हाईली स्टेबल है। इस वजह से कॉपर जल्दी से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 4 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन 4 SN2 रिएक्शंस। हमें यहाँ पर ब्रोमोब्यूटेन्स की 4 आइसोमेरिक फॉर्म्स में SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो यहाँ आंसर हमें डायरेक्टली दे रखा है, जिसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि SN2 के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर जानते हैं। SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, प्राइमरी में सबसे तेजी से रिएक्शन होगी, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो देखिए सबसे तेजी से हमारे पास रिएक्शन हो रही है प्राइमरी में, मतलब N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ? ये ब्रोमीन है, CH2 होल ट्वाइस CH3, तो ये एक स्ट्रेट चेन हो गई है। ये जो हमारे पास
ये जो हेलोजन ग्रुप है ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो बहुत तेजी से SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। और सबसे वीक जो रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री में होगी, जो हमारे पास है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज लेस देन सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज लेस देन आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज लेस देन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये SN2 के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, गिवन एग्जांपल। हमें यहाँ पर मीनिंग बताना है डीकार्बोक्सिलेशन का और उसके लिए एग्जांपल देना। ये आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स लूज कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लूज करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये कब होता है, व्हेन देयर सोडियम सॉल्ट आर हीटेड, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है उसको हीट करते हैं सोडा लाइम। मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, जिसका रेशियो है 3:1। द रिएक्शन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। रिएक्शन चेक कीजिए, CH3COONA, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसको हीट करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन हो जाता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन के और में क्वेश्चन है व्हाट इज साइनोहाइड्रिन, गिवन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन। ये बताना है कि साइनोहाइड्रिन क्या है और उसके लिए एग्जांपल देना है। इसके लिए आंसर है एडिशनल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद हाइड्रोजन साइनाइड आर नोन एज साइनोहाइड्रिन्स। देखिए, जब भी हम एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो एडिशनल प्रोडक्ट मिलता है साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब साइनोहाइड्रिन प्रिपेयर होगा कैसे, देखिए ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है CO, यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कार्बन। यहाँ से जो HCN है ये ब्रेक होगा, HCN आफ्टर दैट रिएक्शन H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है CN नेगेटिव, ठीक है। अब आप चेक कीजिए जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैच होगा कार्बन के साथ। यहाँ पर देखिए कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है तो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो गया CN, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव ये अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया OH। तो इस तरह से यहाँ पर एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट पॉइंट है एनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन, पैराटोल्यूडीन, ठीक है। और सेकंड है C2H5NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH, C2H5 होल थ्राइस N और NH3। यहाँ पर गैसियस फेज है और यहाँ पर लिक्विड फेज है। देखिए अगर स्पेशली गैसियस फेज के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पर गैसियस फेज देंगे, और अगर लिक्विड फेज या एक्वस फेज के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो एक्वस फेज देंगे। अगर डायरेक्टली पूछा गया है तो वो एक्वस फेज के बारे में है, और अगर गैसियस फेज के बारे में तो स्पेशली यहाँ पर ब्रैकेट में देंगे आपको गैसियस फेज, ठीक है। इसके फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा पैरानाइट्रोएनिलीन, एनिलीन, पैराटोल्यूडीन। देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो हमारे पास है पैराटोल्यूडीन, और सबसे वीक जो बेस है वो है पैरानाइट्रोएनिलीन। इसको समझिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर है पैरानाइट्रोएनिलीन की, ये हमारे पास है NH2 और यहाँ पैरा पोजीशन पे अटैच है NO2 ग्रुप, ठीक है। पैरा पोजीशन पे क्या अटैच है NO2 ग्रुप। अब ये जो NO2 ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब यहाँ पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन पर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब आप चेक कीजिए जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉन पेयर लेस अवेलेबल रहेंगे डोनेशन के लिए। और अगर लॉन पेयर लेस अवेलेबल है डोनेशन के लिए तो वो क्या हो जाएगा, वीक लुईस बेस, वीक लुईस बेस, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर चेक करें पैराटोल्यूडीन को तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, NH2 और पैरा पोजीशन पर CH3, ठीक है। अब CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये लोन पेयर जो यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर इंक्रीज हो जाती है तो ये मोर अवेलेबल है डोनेशन के लिए, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल हैं तो वो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, लुईस बेस, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और इसके मिडिल में आ जाएगा एनिलीन, जिसकी स्ट्रक्चर हमारे पास है कुछ इस तरह से, ये NH2, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा हमारे पास पैराटोल्यूडीन, और सेकंड है एनिलीन, और थर्ड है पैरानाइट्रोएनिलीन, ठीक है। सेकंड पॉइंट में अगर चेक किया जाए तो सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि गैसियस फेज हमें दिया हुआ है, मतलब गैसियस फेज में हमसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछी गई है। तो गैसियस फेज के लिए ऑर्डर हमारे पास है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन NH3, ये हमारे पास ऑर्डर है। तो यहाँ पर टर्शरी अमाइन हमारे पास है C2H5 होल थ्राइस N, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है और फिर अमोनिया है। ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके लिए आंसर चेक करते हैं। इसमें आंसर है 2 टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है हमारे पास, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस चेक कीजिए। पॉजिटिव के लिए चेक करते हैं दोज लिक्विड सॉल्यूशंस व्हिच हैज वेपर प्रेशर मोर देन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखिए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेशन होती है वेपर प्रेशर की, अगर उससे ज्यादा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का तो वहां पर पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके अपोजिट देखा जाए नेगेटिव डेविएशन के लिए तो यहाँ पर लो हो जाएगा कि जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन है वेपर प्रेशर की, अगर उससे वेपर प्रेशर लो आए, लेस आयु से अगर वेपर प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो वहां पर जो डेविएशन मिलेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव डेविएशन। सेकंड पॉइंट है द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज वीकर देन दैट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर हम प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट की बात करें
उनके जो एटम्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ए और बी, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी, ये हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगी। जबकि सॉल्यूशन के लिए अगर बात करें तो सॉल्यूशन में हमारे पास है एफ ए बी, क्योंकि मिक्सअप हो गया है, ठीक है, तो ये हमारे पास वीक रहेगा। अगर ये केस प्रेजेंट हो कि जो सॉल्यूशन फेज है हमारे पास उसमें जो बॉन्डिंग है वो वीक है और जो प्योर फॉर्म है उसमें स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमारे पास है पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन। इसके अपोजिट हो जाता है कि एफ ए बी जो हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म है उसमें ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और प्योर फॉर्म में जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाए, तो वहां पर नेगेटिव डेविएशन का पॉइंट बनता है द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, जो सॉल्यूशन का इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो जाए देन दैट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा जो सॉल्यूशन फेज है उसमें बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन यहाँ पर शो होगा। थर्ड डिफरेंस है चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम मिक्सचर बनाते हैं टू कंपोनेंट्स का तो वहां से अगर वॉल्यूम में चेंज आता है और वो वॉल्यूम में चेंज जीरो से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो वो है पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ, ठीक है। और अगर हमारे पास वॉल्यूम जो चेंज आया है वॉल्यूम में मिक्स करने पर वो अगर नेगेटिव है, मतलब जीरो से कम है, तो वहां पर नेगेटिव डेविएशन है। इसी तरह से एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज भी अगर जीरो से ज्यादा है तो वहां पर पॉजिटिव डेविएशन, और एंथैल्पी चेंज अगर जीरो से कम है, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। फिफ्थ डिफरेंस है हमारे पास दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं सॉल्यूशंस वो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। देखिए बहुत सिंपल है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और हमें शो करना है कि जो 99% जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसमें जो टाइम लगता है वो ट्वाइस टाइम है, ठीक है, ट्वाइस टाइम है कब, जब वो रिएक्शन 90% कंप्लीट होती है। बात को समझिए, जब वो रिएक्शन 90% कंप्लीट होती है, ठीक है, तो वहां पर जो टाइम लगता है उससे ट्वाइस टाइम लगता है जब वो रिएक्शन 99% कंप्लीट होती है, ये हमें शो करना है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए यूजिंग दिस वी गेट T99 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100/1। इसको समझिए, अगर हमारे पास 99% कंप्लीशन हो चुका है रिएक्शन में, मतलब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो 100% हमारे पास क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1, क्योंकि 99% तो कंप्लीट हो चुकी है, तो 100 का 99% क्या होता है 99, तो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 1 है। इक्वेशन को सॉल्व करने पर T99 इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई के, ठीक है। अब ये वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी गिवन थी कि 2 हमारे पास किस तरह से आया, लॉग 100, लॉग 100 क्या होता है 2, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, अगर हम 90% कंप्लीशन के लिए चेक करते हैं, जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो चुकी है तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100 डिवाइडेड बाई 10। अब ये 10 क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि 90% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, तो इनिशियल तो 100% हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनली कितनी बचेगी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की 10%, ठीक है, तो यहाँ पर 10 इसलिए आया है क्योंकि 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा log 10 यहाँ से कैलकुलेट होगा, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्योंकि यहाँ से डिवाइड होगा, उसके बाद log 10 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। T90 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के, ये हमारे पास T90 के लिए कंप्लीट वैल्यू आई है, और ये हमारे पास है T99 के लिए वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया गया है, T99 डिवाइडेड बाई T90 इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई के, ये हमारे पास T99 की वैल्यू है, और T90 की वैल्यू है 2.303 डिवाइडेड बाई के, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब जैसे इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर आता है 2। आगे अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा T99 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T90। यही हमारे पास क्वेश्चन था। टाइम हमारा 99% कंप्लीशन रिएक्शन के लिए लग रहा है, वो ट्वाइस टाइम है किससे, 90% कंप्लीशन से। इस क्वेश्चन के और में क्वेश्चन है ड्राइव एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए चेक करते हैं। देखिए इसके लिए आंसर है कंसीडर द रिएक्शन आर आफ्टर दैट रिएक्शन पी इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर किया है, आर आफ्टर दैट रिएक्शन पी, ठीक है। रेट की वैल्यू हम लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। अब ये क्या है, डिफरेंशियल रेट इज इक्वल टू के आर पावर जीरो। अब ये पावर जीरो क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर है वो जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर चेक कीजिए, हमने दो तरीके से रेट लिखा है, एक तो डिफरेंशियल टर्म में और एक रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ अगर पावर जीरो है तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर चेक कीजिए रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ठीक है। डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, रीअरेंज किया है इसे। अब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने पर जो डिफरेंशियल टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे इंटीग्रेशन से, और यहाँ पर रह जाएगा r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर i इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ये जो डेरिवेशन है बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह है। एट t इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम क्या है जीरो है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r इज इक्वल टू r नॉट। जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो r नॉट के इक्वल है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसकी फुल है, ठीक है, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू जीरो है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, वेयर r नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सब्स्टिट्यूटिंग इन अबव इक्वेशन 1, अभी जो इक्वेशन 1 है इसमें t की वैल्यू को पुट करना है और r की वैल्यू को पुट करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा r नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई। ये हमारे पास t है तो जीरो इसकी वैल्यू हमारे पास है, t इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो r नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा i। तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो i है इसकी वैल्यू आ गई है r नॉट, ठीक है। अब ये जो r नॉट की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसमें हम i की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर चेक कीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह पर क्या आ गया है r नॉट, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा k इज इक्वल टू r नॉट माइनस r डिवाइडेड बाई t। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है किसके लिए,
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एटलीस्ट 3 रीजंस व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। इसके आंसर में फर्स्ट रीजन है एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखिए जैसे Mn है हमारे पास, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +6 भी शो करता है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इसकी वजह से भी इन ट्रांजिशन मेटल्स को गुड कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड है एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तो ये किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ मिलकर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं, और वो इंटरमीडिएट फाइनली एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड रीजन है ट्रांजिशन मेटल्स यूटिलाइज आउटर डी एंड एस इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो आउटर डी और एस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं। दिस हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। देखिए अब ये डी और एस जो इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहे हैं बॉन्डिंग के लिए, इसका इफेक्ट क्या होता है ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। कहां पर? एट द कैटलिस्ट सरफेस। कैटलिस्ट की सरफेस पर ये कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है रिएक्टेंट की। ठीक है, एंड ऑल्सो वीकनिंग ऑफ बॉन्ड इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। और जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, जो रिएक्टेंट स्पीसीज है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसके बॉन्ड क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द यूजेस ऑफ फ्रेऑन 12 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइडोफॉर्म। फर्स्ट यूज है फ्रेऑन 12 इज यूज्ड फॉर एरोसॉल, प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पसेस। सेकंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट यूज। ठीक है, और थर्ड आइडोफॉर्म का जो यूज है, आइडोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। आइडोफॉर्म को एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये हमारे पास इनकम्प्लीट रिएक्शंस हैं। CH3 CH2 Br की रिएक्शन KCN के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो CN है ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। CH3 CH2 CN यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पॉइंट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ए जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा A इज इक्वल टू CH3 CH2 CN। ये हमारे पास ए प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोडक्ट की, ये जो हमारे पास ए कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये यहाँ पर इसको रिड्यूस करेगा और इसे बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। बी हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है, कार्बन के साथ भी और नाइट्रोजन के साथ भी, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ अमाइन की, ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे HNO2। ठीक है, HNO2 के साथ जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ से जो सी प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगी 273 केल्विन की प्रेजेंस में, 273 टू 278 केल्विन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, इसलिए स्पेशली यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो सी प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो बनेगा एल्कोहल। सेकंड पॉइंट में चेक कीजिए C6H5NO2। ये हमारे पास एक नाइट्रो कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है और FeHCl के साथ इसकी रिएक्शन है। Fe कैटलिस्ट है और HCl एसिड है। ठीक है, इसके साथ इसकी रिएक्शन है तो डायरेक्टली यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे और इस कंपाउंड का रिडक्शन कर देंगे। तो ये हमारे पास ए जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C6H5NH2। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का लॉस हो गया और हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। उसके बाद बी देखिए, जो बी पॉइंट है हमारे पास, जो बी प्रोडक्ट है वहाँ पर जो ए प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है, इसकी रिएक्शन हो रही है NaNO2 प्लस HCl के साथ। अब देखिए NaNO2 यूज करिए या फिर आप HNO2 यूज कीजिए, एक ही बात है। मतलब यहाँ पर आप NaNO2 प्लस HCl यूज कीजिए या फिर HNO2 यूज कीजिए, वहाँ पर सेम रिएजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास है C6H5N2 1 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आपने चेक किया था कि हमने अमाइन की रिएक्शन तो यहाँ पर भी की है, लेकिन अमाइन की रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड के साथ कर रहे हैं तो यहाँ से अल्कोहल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल या फिनॉल नहीं बन रहा है, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जैसे ही हम वाटर के साथ करेंगे, ठीक है, एसिडिफाइड वाटर है, इसके साथ जैसे ही रिएक्शन होगी तो यहाँ से सी जो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा वो रहेगा C6H5OH। यहाँ पर फिनॉल प्रिपेयर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में, मतलब फर्स्ट स्टेप में तो आपने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर दी 273 केल्विन की प्रेजेंस में, ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करेंगे तो ये केवल डाइजोनियम सॉल्ट ही रहेगा। वाटर के साथ करने पर ये क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। इसके और में एक क्वेश्चन है गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इथाइलामीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। ठीक है, सेकंड है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। थर्ड है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसिस प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स के लिए हम आंसर चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट के क्वेश्चन का आंसर है इथाइलामीन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। जो इथाइलामाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है वाटर के साथ एज इट इज सॉल्युबल, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल है। बट इन एनिलीन द बल्क कार्बन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इज नॉट सॉल्युबल। अब यहाँ पर चेक कीजिए, जो इथाइलामाइन है C2H5NH2, यहाँ पर जो कार्बन ग्रुप है ये क्या है? स्मॉल है, बल्कि नहीं है। ठीक है, जबकि अगर हम एनिलीन की बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेंजीन पर NH2। ठीक है, एरोमेटिक अमाइन है तो यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, इसीलिए लिखा गया है कि 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये जो NH2 है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है वाटर के साथ और सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जो एनिलीन है उसके पास बल्क अमाउंट में कार्बन है, मतलब 6 कार्बन एटम्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने देते, ये जो कार्बन है ये इस NH2 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O के साथ नहीं होने देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है? नॉट सॉल्युबल।
इस क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट का आंसर है इफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये AlCl3 के प्रेजेंस में होती है, बट AlCl3 इज एसिडिक इन नेचर। ये क्या है? लुईस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। वाइल एनिलीन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि एनिलीन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। दस एनिलीन रिएक्ट विद AlCl3 टू फॉर्म ए सॉल्ट। अब जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन ना करके फर्स्टली AlCl3 के साथ रिएक्शन कर लेता है और सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है जी। एंड बेंजीन रिंग इज डीएक्टिवेटेड। ये जो सॉल्ट होता है बेंजीन रिंग को क्या कर देता है? डीएक्टिवेटेड। हेंस एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए एनिलीन है जो AlCl3 के साथ रिएक्शन करके इस तरह का सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। थर्ड पॉइंट का आंसर है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन गिव्स प्योर प्राइमरी अमाइंस विदाउट एनी कंटेमिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। देखिए गैब्रियल थैलामाइड जो रिएक्शन है वो प्योर फॉर्म में प्राइमरी अमाइंस प्रिपेयर करती है विदाउट एनी कंटेमिनेशन, बिना किसी मिलावट के। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस की उसमें कोई मिलावट नहीं होती, मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का कोई अमाउंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए गैब्रियल थैलामाइड जो रिएक्शन है ये प्रिफर्ड की जाती है किसके लिए? प्राइमरी अमाइंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन ब्लू एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में हमें पैसेज रीड करना है और उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। ठीक है, पैसेज है हमारे पास एक कंपाउंड ए कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम। एक कंपाउंड है ए जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और वो अनरिएक्टिव है टुवर्ड्स सोडियम। इट ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विद स्किफ रिएजेंट, और ये स्किफ रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ऑन रिफ्लेक्सिंग विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड, अगर हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं? एक्सेस अमाउंट में, ये ध्यान रखना है, एक्सेस अमाउंट में हाइड्रो आयोडिक एसिड। ए यील्ड ओनली वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो ए है वो केवल एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाता है बी। ऑन हाइड्रोलिसिस बी यील्ड ए कंपाउंड सी, हाइड्रोलिसिस करने पर बी जो प्रोडक्ट बना था वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सी कंपाउंड फॉर्म करेगा विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बी बाय रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन। और हम उस सी की रिएक्शन अगर किसके साथ करते हैं? रेड फॉस्फोरस के साथ और आयोडीन के साथ, तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। द कंपाउंड सी ऑन ऑक्सीडेशन विद पोटासियम परमैंगनेट, अगर हम कंपाउंड सी की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? पोटासियम परमैंगनेट के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेगा 60, जिसका इक्विवेलेंट वेट गिवन है। इस पैसेज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंपाउंड ए। जो ए कंपाउंड है वो क्या है? तो ध्यान से सुनिए, कंपाउंड ए नॉट रिएक्ट विद सोडियम। हमने चेक किया था कि जो कंपाउंड ए है वो सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, सो इट कैन नॉट एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये दोनों ही सोडियम के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, तो एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्योंकि सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है कंपाउंड ए की, तो वो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। इट डज नॉट रिएक्ट विद स्किफ रिएजेंट, ये स्किफ रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां से हमें स्किफ बेस एक टर्म मिलती है। तो जो स्किफ रिएजेंट है अगर उसकी रिएक्शन इस कंपाउंड ए के साथ नहीं हो रही है तो ये एल्डिहाइड और कीटोन भी नहीं है, सो इट कैन नॉट बी एल्डिहाइड और कीटोन, हेंस इट मस्ट बी ईथर। अब केवल एक ही कंपाउंड बचा जो 12th क्लास सिलेबस में है, वो है ईथर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ईथर है, क्योंकि इसमें हमें कंडीशन दी है कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो गया? ईथर। तो हमें पता लग गया कंपाउंड ए क्या है? ईथर। यहाँ पर फॉर्मूला नहीं पूछा, केवल आपको ये बताना है कि है कौन सा कंपाउंड, एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड डी। उसके बाद हमें कंपाउंड डी में कार्बन पूछे गए हैं, और यहाँ पर इसके और में एक क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ कंपाउंड डी, और हमें कंपाउंड डी का नाम भी पूछा गया है। ठीक है जी, अब पैसेज के अकॉर्डिंग ईथर की रिएक्शन अगर हम एक्सेस अमाउंट में, ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट है, अगर हम एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं ईथर के साथ, ठीक है, तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है C2H5I C2H5OH। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में नहीं है, एक्सेस अमाउंट में है। एक्सेस अमाउंट में ये रिएक्शन आगे होगी, और ये जो एल्कोहल प्रिपेयर हुआ है ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर C2H5I प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास है बी जो प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे पास हो गया ए। ठीक है, ए क्या है? ईथर है, जिसका फॉर्मूला है C2H5O C2H5। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा एक्सेस अमाउंट में HI यूज करने पर, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड यूज करने पर एक्सेस अमाउंट में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है हमारे पास C2H5I, क्योंकि वहां पर पैसेज में आपने देखा कि केवल एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहा है। अब अगर हम लिमिटेड करेंगे तो ये हमारे पास दो बन जाएंगे, एक तो एल्कोहल है, एक आयोडाइड है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर जो पैसेज में दिया हुआ केवल एक ही प्रोडक्ट है, तो वो एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से है। जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये एक्सेस अमाउंट में है, इसलिए हमारे पास केवल ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या दिया हुआ है? अगर हम इस बी प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एल्कोहल प्रिपेयर हो जाता है। देखिए C2H5OH जो हमारे पास सी प्रोडक्ट है, सी है, सी प्रोडक्ट जो हमारे पास प्रिपेयर हुआ है, इसकी रिएक्शन अगर हम आयोडीन के साथ करते हैं, I2 के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो वापस से क्या प्रिपेयर हो जाएगा? C2H5I। अब हम जो सी हमारे पास कंपाउंड बना है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं KMnO4 की हेल्प से, पोटासियम परमैंगनेट की हेल्प से, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मास कितना है? 60 ग्राम। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है राइट द नेम ऑफ कंपाउंड डी, तो डी कंपाउंड का नाम हम क्या रखेंगे? इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड। और ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रेजेंट इन डी, डी में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है कि नहीं? 2 कार्बन है इसमें केवल। इस पैसेज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंपाउंड सी। जो सी कंपाउंड है वो क्या प्रिपेयर हुआ था हमारे पास? इथेनॉल। क्या प्रिपेयर हुआ था? इथेनॉल। उसके बाद है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी। जो बी कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, वो हमारे पास है CH3 CH2I। ये हमारे पास कौन सा हो गया? कंपाउंड बी, जो एक्सेस अमाउंट HI को यूज करने पर आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास पैसेज है, देखिए न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर फॉर्म है किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की। विच इन टर्म कंसिस्ट ऑफ ए बेस, ए पेंटोस सुगर एंड फॉस्फेट मोइटी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में, एक बेस है, एक पेंटोस सुगर है और एक फॉस्फेट मोइटी है। न्यूक्लिक एसिड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो न्यूक्लिक एसिड है ये जिम्मेदार है किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता से बच्चे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए कंटेन्स ए 5 कार्बन सुगर मॉलिक्यूल कॉल्ड 2-deoxyribose, whereas RNA contains ribose. Both DNA and RNA contain adenine, guanine and cytosine. जो डीएनए और आरएनए है उनमें बेसिस है एडेनाइन है, ग्यूनाइन है और साइटोसाइन है। द फोर्थ बेस इज थाइमाइन, फोर्थ बेस जो है वो थाइमाइन है डीएनए में और यूरेसिल है आरएनए में। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल स्ट्रैंड वेयरएज आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंड की है और आरएनए की स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड की है। DNA is the chemical basis of heredity and have the coded message for proteins to be synthesized in the cell. There are 3 types of RNA. RNA के 3 types हैं, mRNA, rRNA and tRNA, which actually carry out of protein synthesis in the cell. ठीक है, तो यहाँ पर ये पैसेज बहुत सिंपल है, बायोमोलिक्यूल से लिया गया है। इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ लिंकेज जॉइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स। 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जॉइन करने वाले लिंकेज का नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, और इनको ज्वाइन करने वाली जो लिंकेज है वो है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज आर इन आरएनए। देखिए आरएनए में ये जो स्मॉल आर है ये क्या है, ये हमारे पास राइबोसोमल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप्स आरएनए होते हैं जो हमने पैसेज में पढ़ा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इसमें जो आर है स्मॉल आर ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय साइटोसाइन विद ग्यूनाइन इन डीएनए। डीएनए में जो साइटोसाइन है और जो ग्यूनाइन बेस है इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता है। देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास ग्यूनाइन है और ये साइटोसाइन है, इसमें फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, सेकंड ये है और थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2-deoxyribose सुगर। 2-deoxyribose सुगर में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर 2-deoxyribose सुगर की। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये है, एक ये, एक यहाँ पर है और एक ये वाला, ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स A, B, C कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ ZnSO4, AgNO3 एंड CuSO4। हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं जिसमें A जो कंपार्टमेंट है उसमें ZnSO4 सॉल्यूशन है, B है AgNO3 और C है CuSO4 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, और तीनों ही सीरीज में कनेक्ट है। ए स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स वाज पास्ड थ्रू देम। अब इस सीरीज में से 1.5 एम्पियर करंट पास किया जाता है until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल B। सेल B में जो सिल्वर है, ठीक है, वो जब तक 1.45 ग्राम डिपॉजिट नहीं हो जाता किस पे, कैथोड पे, ठीक है, सेल बी में जो सिल्वर डिपोजिशन है वो 1.45 ग्राम नहीं हो जाता कैथोड पर, तब तक हम 1.5 एम्पियर करंट पास करते रहेंगे। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, ये जो करंट है ये कितने समय तक फ्लो करेगा। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपोजिट, और हमें कॉपर और जिंक का जो मास है जो रॉड्स पर डिपोजिट होगा ए और सी बीकर में, जो हमारे पास कॉपर और जिंक है इनका जो मास डिपोजिट होगा कैथोड पर उसको भी हमें यहाँ पर बताना है। इसका आंसर देखिए द रिएक्शंस अकरिंग इन सेल्स ए बी एंड सी। अगर हम ए बी और सी बीकर में रिएक्शंस को चेक करें तो देखिए जिंक 2 पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, जिंक न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पर सिल्वर है 1 पॉजिटिव फॉर्म में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और Cu 2 पॉजिटिव फॉर्म में है Cu 2 पॉजिटिव में भी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही गेन होंगे, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये 3 रिडक्शन रिएक्शंस हमारे पास होंगी। अब देखिए हमें जो डेटा गिवन है वो सिल्वर के बारे में गिवन है और सिल्वर किस सेल के अकॉर्डिंग है, बी सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए 1.45 ग्राम जो सिल्वर डिपोजिट हो रहा है वो क्वेश्चन में गिवन डेटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो उसके लिए चार्ज कितना है वो हमें निकालना है। तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर 1 मोल सिल्वर की बात की जाए तो 1 मोल में जो वजन होता है वो है 108 ग्राम। 108 ग्राम मतलब 1 मोल सिल्वर के डिपोजिशन के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड है वो 1 फैराडे के अकॉर्डिंग है। 1 फैराडे की वैल्यू है 96500, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ से हम जैसे ही सॉल्व करते हैं तो 1.45 ग्राम के डिपोजिशन के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा 96500 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाई 108, ठीक है, तो 1296 कूलम हमारे पास चार्ज आ जाएगा जो 1.45 ग्राम सिल्वर के डिपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब चार्ज हमारे पास है, यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम भी पूछा है कि जो हमने 1.45 ग्राम मास डिपोजिट किया है इसके लिए हम कितने टाइम तक करंट पास करते रहेंगे। 1.5 एम्पियर करंट गिवन है ना उसमें क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहाँ पर कितने टाइम तक हम ये करंट पास करते रहेंगे, तो टाइम हम निकालेंगे Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो Q हमारे पास है 1296 और इज इक्वल टू 1.5 इंटू टी, टाइम निकल के आ जाएगा 863 सेकंड, 863 सेकंड हमारे पास टाइम आ जाएगा, इतने टाइम तक हम करंट पास करेंगे। अब अगर हम ए शेल की बात करें तो देखिए ए शेल में हमने रिएक्शन चेक की थी Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर दैट रिएक्शन Zn, ठीक है, इसमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे जिंक 2 पॉजिटिव ने, तो यहाँ पर 2 इंटू 96500 गुलाम चार्ज, ये चार्ज हो गया है किसके लिए,
डिपोजिशन ऑफ जिंक के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, इसलिए 2 इंटू एफ, ठीक है। और क्योंकि 1 मोल ऑफ जिंक है तो 65 ग्राम जिंक का मोलर मास है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1296 कूलम जो चार्ज हमने कैलकुलेट किया था अभी सिल्वर जो सेल थी हमारे पास सिल्वर के लिए, उस सेल से जो कैलकुलेट किया था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं वेट कि इतने चार्ज से जिंक का कितना वेट डिपॉजिट होगा कैथोड पर, ठीक है। हम यहाँ से वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके बाद कॉपर के लिए चेक करते हैं। कॉपर के केस में भी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही गेन हो रहे हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट रिएक्शन क्या हो जाएगा Cu, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2F चार्ज हो जाएगा डिपॉजिट। अब कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट करेगा, कॉपर का जो 1 मोल वेट है, 1 मोल कॉपर का जो वेट है वो कितना चार्ज डिपॉजिट करेगा 2F, ठीक है। अगर हम 1296 कूलम के लिए वेट चेक करें तो वो हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 0.426 ग्राम कॉपर का जो वेट है वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा जब हम उसमें से 1.5 एम्पियर करंट पास करेंगे, 1.5 एम्पियर करंट पास करेंगे और वहां पर चार्ज कितना रहेगा 1296 कूलम के लिए हम कॉपर का वेट यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के और में क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 into 10⁻³ ओम, ठीक है। हमें यहाँ पर मोलैरिटी गिवन है, यहाँ पर हमें डायमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है, ठीक है। इसी के साथ हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस भी गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी को, कंडक्टिविटी को और मोलर कंडक्टिविटी को। इसके लिए आंसर है गिवन डेटा है हमारे पास, लेंथ ऑफ सेल 50 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सेल 1 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 5.55 into 10⁻³ ओम और कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी 0.05 मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए अगर हम सेल का एरिया निकालते हैं तो सेल का एरिया हम निकालेंगे पाई और स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो पाई 3.14 इंटू आर, आर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है डायमीटर, डायमीटर का हाफ कर दीजिए 0.5 का स्क्वायर हो गया, कैलकुलेट करने पर एरिया आ गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे RA/L जिसका फॉर्मूला है, तीनों वैल्यूज हमारे पास न्यूमेरिकली प्रेजेंट हैं और तीनों वैल्यूज को पुट किया है जिससे आंसर आया 87.135 ओम सेंटीमीटर। और कंडक्टिविटी कैलकुलेट करें तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का 1/ρ, ठीक है। यहाँ पर हमने ρ की वैल्यू को पुट किया है और हमारे पास आंसर आ गया 0.00114 सेंटीमीटर इनवर्स। और थर्ड है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तीनों वैल्यूज हमारे पास है, कंडक्टिविटी अभी हमने कैलकुलेट किया है, हमारे पास है 1000 फॉर्मूले की तरफ से है और मोलैरिटी की वैल्यू न्यूमेरिकली गिवन है, ठीक है। यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने पर आ जाएगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये ध्यान रखिए अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपको आधा नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर आपको कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी साथ साथ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। हमें यहाँ पर जो वेरियस टाइप आइसोमेरिज्म है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू पॉसिबल हैं उन सबको यहाँ पर लिखना है और उनके लिए एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिखने हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए फर्स्ट आइसोमेरिज्म हमारे पास है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये जो आइसोमेरिज्म है ये मोस्टली हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है। इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड्स का जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये जो आइसोमेरिज्म है ये अराइज होता है। एग्जांपल हमारे पास है प्लेटिनम है, उसके साथ 2 क्लोरीन अटैच है और 2 NH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। चेक कीजिए ये सिस आइसोमेरिज्म है जब लिगेंड सेम साइड में अटैच हो, अगर अपोजिट साइड में अटैच हो तो वो क्या हो जाता है ट्रांस। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कायरल मॉलिक्यूल्स। जितने भी कायरल कंपाउंड्स होते हैं या कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ये आइसोमेरिज्म अराइज होता है। आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। जो आइसोमर्स हैं उनकी हम मिरर इमेज चेक करते हैं, ठीक है, और वो मिरर इमेज एक दूसरे के सेम नहीं होती है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल। और अगर सेम नहीं होंगी तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल्स। इसके लिए एग्जांपल भी हमारे पास गिवन है। हमने इस कंपाउंड की मिरर इमेज को चेक किया तो ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लेवो रोटेटरी, सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, नॉट सुपर इम्पोजिबल होगा। थर्ड हमारे पास है लिंकेज आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन कॉम्प्लेक्सेस दैट कंटेन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। अब देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म की कंडीशन है एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर चेक कीजिए एग्जांपल हमारे पास है CONH3(5) NO2। ये NO2 क्या है एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर देखिए NO2 लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन की तरफ से ये कोबाल्ट से अटैच है। यहाँ पर ONO लिखा गया है तो ये हमारा ऑक्सीजन की तरफ से कोबाल्ट से अटैच है। तो इसलिए इसका जो लिंक चेंज हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द लिगेंड्स आर इंटरचेंज्ड। अब ये जो आइसोमेरिज्म है ये कब अराइज होता है जब लिगेंड्स इंटरचेंज होते हैं। कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस, डिफरेंट मेटल आयंस के साथ जो लिगेंड्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जनरेट होता है। तो ये हमारे पास है एग्जांपल में CONH3(6) CrCN6, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कीजिए यहाँ पर इंटरचेंजिंग हो गई है लिगेंड की। क्रोमियम के साथ यहाँ पर CN है, साइनाइड है, यहाँ पर NH3 है, तो इंटरचेंज हो गया यहाँ पर लिगेंड। इसी तरह से कोबाल्ट में NH3 है, यहाँ पर साइनाइड आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। नेक्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन ए काउंटर आयन रिप्लेस्ड ए लिगेंड विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट ही होगा लेकिन डिफरेंट टाइप से होगा। देखिए व्हेन ए काउंटर आयन होता है वो अगर लिगेंड को रिप्लेस कर देता है तो वहां से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जनरेट होता है। 10 कॉम्प्लेक्सेस दैट हैव द सेम कंपोजिशन बट फर्नेसेस डिफरेंट आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो वहां पर जो कंपोजिशन है वो तो सेम रहेगी लेकिन जो आयंस हैं वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि लिगेंड आयन बन जाएगा और जो काउंटर आयन है वो लिगेंड बन जाएगा। तो वहां से जब डिफरेंट आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे उसी की वजह से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म उसको बोला जाएगा।
इसके लिए एग्जांपल हमारे पास है CONH3 5SO4Br। तो यहाँ पर चेक कीजिए, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट है और Br यहाँ पर बाहर है, ठीक है। तो Br काउंटर आयन है। अब काउंटर आयन ने लिगेंड को रिप्लेस कर दिया है, लिगेंड यहाँ पर बाहर आ गया है, SO4 लिगेंड है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो SO4 जैसे ही यहाँ बाहर आया तो ये काउंटर आयन बन गया। अब जैसे ही हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इस कंपाउंड में तो ब्रोमीन 1 नेगेटिव बनाएगा और इस कंपाउंड में SO4 2 नेगेटिव बनाएगा। तो जो आयंस हैं वो डिफरेंट हो गए हैं, इसलिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमर्स डिफर्स बाय वेदर और नॉट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल आयन और मेयरली प्रेजेंट एज ए फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लेटिस। बहुत ही सिंपल है, देखिए समझिए। यहाँ पर ये कंपाउंड है हमारे पास CrH2O6 Cl3, ये वॉयलेट कलर में है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, एक काउंटर आयन जो हमारे पास क्लोरीन है ये लिगेंड की तरह प्रेजेंट हो गया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर लिगेंड की फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर कलर हो जाएगा ब्लू ग्रीन। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 2 क्लोरीन को अंदर शिफ्ट कर देते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाते हैं, यहाँ से ये 6 है तो यहाँ 4 रह जाएगा, यहाँ पर 4H2O है, ठीक है। तो यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल जैसे काउंटर आयन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ से कलर क्या हो जाएगा, डार्क ग्रीन। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म है वो हमारे पास है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द IUPAC नेम, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स K4MnCN6। ठीक है, इस कंपाउंड को हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है और इसके रिगार्डिंग ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है IUPAC नेम हो जाएगा पोटासियम हेक्सासाइनो मैग्नेट 2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है। और 8 क्यों यूज हुआ है, मैग्नीज यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 8 यूज हुआ है लेफ्ट साइड में काउंटर आयन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव काउंटर आयन है, इसलिए यहाँ पर 8 यूज होगा NCERT की थ्योरी के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ रोमन न्यूमेरल में भी गिवन है 2 है, ठीक है, और +2 क्योंकि मेटल है तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो ऑलवेज प्लस होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात की जाए तो 2+ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d5। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि यहाँ पर 6 CN हमारे पास अटैच है, CN6 मतलब लिगेंड स्पीसीज हमारे पास कितनी है 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब यहाँ पर चेक कीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट चेक करते हैं तो यहाँ पर चेक कीजिए CN जो हमारे पास लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से यहाँ पर केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो N की जगह पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुट कर दिया, D के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है, किसके लिए, इस कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A molecular formula C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and an alcohol C। देखिए बहुत ही सिंपल है, जब कोई भी कंपाउंड डिसोसिएट होकर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रहा है तो वो क्या है, एस्टर। ठीक है, तो ए हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है, एस्टर है। ऑक्सीडेशन ऑफ C, जैसे ही हम C जो कि एक अल्कोहल है, इस कंपाउंड का हम क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलता है, बी प्रोडक्ट। और बी हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मीनिंग क्या हुआ, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड की हेल्प से हम करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारे पास बी प्रोडक्ट है। C ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट-1-इन, जैसे ही हम C प्रोडक्ट का डिहाइड्रेशन करते हैं, जो कि अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें एल्कीन मिलेगा, ब्यूट-1-इन। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, हमें इन सभी के लिए रिएक्शंस को लिखना है। तो यहाँ पर आंसर चेक कीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड A इज एन एस्टर एज ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। तो यही हमने आपसे कहा था कि जो A कंपाउंड है वो एस्टर है, क्योंकि वो एसिड और अल्कोहल प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो C प्रोडक्ट हमारे पास मिला था वो अल्कोहल है, वो जब B प्रोडक्ट देगा तो ऑक्सीडेशन होने पर ही देगा, क्योंकि B हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। हैंस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन B एंड C आर द सेम। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ है कि B और C जो हमारे पास प्रोडक्ट मिले हैं, इन दोनों में कार्बन सेम है। एस्टर कंपाउंड A हैज 8 कार्बन एटम्स, एस्टर में 8 कार्बन एटम है। हैंस बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड अल्कोहल मस्ट कंटेन 4 कार्बन एटम ईच। तो इससे क्या पता लगता है कि जो हमारे पास अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उन दोनों में ही 4-4 कार्बन है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल C, जैसे ही हम C प्रोडक्ट जो अल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो वहां से हमें ब्यूट-1-इन मिलता है। हेंस C मस्ट बी ए स्ट्रेट चेन अल्कोहल। तो उससे हमें पता लगता है कि जो अल्कोहल है वो स्ट्रेट चेन अल्कोहल है, ब्यूटेन-1-ऑल, ब्यूटेन-1-ऑल। अब देखिए रिएक्शन चेक करते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड A है जो कि एस्टर है, जैसे हमने एस्टर को एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बना और अल्कोहल बना। ठीक है, अब अल्कोहल का हम जैसे ही डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन करने पर ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड है, जैसे ही हम अल्कोहल कंपाउंड जो हमारे पास है इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड B में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि B प्रोडक्ट हमारे पास मिला है उसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट बताने हैं जब साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 रिएजेंट्स हैं जिनके साथ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट करेगा। सबसे पहले है PH MgBr एंड देन H3O1 पॉजिटिव। सेकंड है टॉलेंस रिएजेंट। थर्ड है सेमी कार्बिजाइड एंड वीक एसिड। फोर्थ है एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। और फिफ्थ है जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वन बाय वन इनके अकॉर्डिंग रिएक्शन चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में जैसे ही साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस होते ही ये साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कीजिए रिएक्शन कैसे हो रही है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया,
ठीक है। और यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज और पीएच फिनाइल पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव कार्बन के साथ, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा MgBr, ठीक है, और यहाँ पर केवल H आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड है, जैसे ही हम साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करेंगे, तो टॉलेंस रिएजेंट इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट यहाँ पर दे देगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड की रिएक्शन सेमी कार्बोजाइड के साथ है, और सेमी कार्बोजाइड के साथ रिएक्शन होने पर ये जो दो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकलेंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, और ये नाइट्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर चेक कीजिए, ये नाइट्रोजन जो हमारे पास है डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन से अटैच हुआ है, ठीक है, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है। फोर्थ पॉइंट में साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड की रिएक्शन एक्सेस अमाउंट में इथेनॉल के साथ हो रही है, ठीक है, ड्राई HCl गैस यहाँ पर कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज हो रही है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है एसीटल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड डाई इथाइल एसीटल हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड की रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ और HCl की प्रेजेंस में हो रही है, नेमिक रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको इसमें डिस्कस किए हुए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।